सबको आवाज आ रही है? यस सर। ओके। तो जो आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है स्टीम टरबाइन, है ना। ये थर्मल इंजीनियरिंग जो है आपका थर्मोडायनेमिक्स है, ये उसका टॉपिक है। ठीक है। तो स्टीम टरबाइन एक्चुअली जनरली क्या होता है कि जो टरबाइन इस तरह की यूज़ की जाती है, उनका यूज़ हम लोग करते हैं पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, है ना। वो तो सबको पता है ना। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एक्चुअली क्या होता है कि देखो, नॉर्मल आप स्टीम नॉर्मल टरबाइन से या एक्चुअली नॉर्मल जो पावर जनरेटिंग जो यूनिट है, उनसे क्या होता है कि जितनी बिजली हमें जनरेट करनी है ना, वो बिजली जनरेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसकी वजह से टरबाइन का आविष्कार किया गया। टरबाइन में क्या होता है एक्चुअली, एक होता है मैकेनिकल फ्रिक्शन। तो बाकी जो भी आप जैसे आप जनरेटर यूज़ करते हैं डीजल वाला, है ना, या दूसरे अन्य इक्विपमेंट जो यूज़ करते हैं, तो उसमें इस तरह के जो फ्रिक्शन होते हैं, उनकी वजह से उनकी अपनी एक कांस्टेंट स्पीड होती है ना। लेकिन जो टरबाइन होती है, उनका डिज़ाइन इस प्रकार किया जाता है कि वो हाई कैपेसिटी और हाई इफ़िशिएंसी वाली होती है। मतलब आप जितना अमाउंट का आप स्टीम भेजेंगे या जितनी एनर्जी आप देंगे, उसके अगेंस्ट में जो आपको आउटपुट आउटपुट मिलेगा वो बहुत ज़्यादा मिलेगा टरबाइन में। लेकिन नॉर्मली जो आपका डीजल इंजन होता है, जैसे डीजल जनरेटर होता है, उसमें जितना आप फ्यूल देंगे स्टीम टरबाइन के अगेंस्ट में, उसमें उतना कम आउटपुट मिलता है ना। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो स्टीम टरबाइन का जब आविष्कार किया गया, तो उसका जो मेन उद्देश्य ये था कि फ्यूल कंजम्पशन रोका जाए, है ना। अब देखो आज की डेट में क्या है कि पानी पूरी पूरी दुनिया में पानी बहुत अधिक मात्रा में, आप मान के चलो 75% वाटर है पूरी दुनिया में। तो उस पानी को आप, और पानी वो फ्री है, तो उस पानी को जो है आप कितना भी यूज़ कर सकते हो, उसके लिए कोई पैसा नहीं देना है आप किसी को, है ना। तो ये सब चीज़ें सोचते हुए इस तरह के टरबाइन का आविष्कार किया गया, जिसमें क्या है कि पानी का यूज़ करके बिजली को पैदा किया जा सके, है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में भी आप जानते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें ऊपर से पानी गिराया जाता है ना। लेकिन अब हाइड्रो पावर प्लांट क्या है कि वो ऐसी जगह पे लगाया जा सकता है जहाँ पर झरना हो, है ना। तो अब स्टीम टरबाइन है, अब जैसे नॉर्मल जैसे अपना मैदानी भाग है, जैसे अपना एरिया है ना, यूपी है, बिहार है, तो इन सब जगहों में इस तरह के झरने तो अवेलेबल नहीं है, है ना। तो उसके लिए क्या किया कि इस तरह के टरबाइन हमारे लिए बहुत यूज़फुल है ना। जैसे छोटे-छोटे पावर प्लांट्स होते हैं या बहुत बड़े थर्मल पावर प्लांट्स हैं ना, तो उसमें जो है टरबाइन्स का यूज़ किया जाता है। तो आज हम लोग उसी टरबाइन के बारे में बात करेंगे। तो आपके सिलेबस में जो है एक्चुअल में उसमें केवल दे रहा है कि डिफरेंट टाइप के टरबाइन्स के बारे में स्टडी कर रहा है ना। उसमें ज़्यादा कुछ डीप में नहीं है, बट इस यहाँ पे थोड़ा-सा मैं थोड़ा-सा आपको डीप में भी ले चलूँगा, है ना। तो थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग बनेगा उसका। तो देखो, टरबाइन जैसा कि इंट्रोडक्शन है आपको, जैसे कि मैंने काफ़ी कुछ बताया इंट्रोडक्शन में। देखो टरबाइन क्या होता है कि टरबाइन एक तरीके का एक ऐसा प्राइम मूवर है ना। ऐसा प्राइम मूवर है जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर स्टीम की जो एनर्जी है, ठीक है, उस एनर्जी को क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने का काम करेगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज में है ये, ठीक है। इसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, बट एक्चुअल में क्या होता है कि जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की जो स्टीम है ना, उस स्टीम को जब टरबाइन के अंदर भेजा जाता है, तो वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की स्टीम बहुत तेज़ी से टरबाइन को रोटेट करती है ना, टरबाइन की शाफ्ट को रोटेट करती है। और कैसे रोटेट करेगी, उसमें ब्लेड लगे होते हैं, है ना। तो ब्लेड से टकराकर उसको रोटेट करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हाई प्रेशर या हाई टेम्परेचर की जो स्टीम है, उसमें क्या होगा कि उसकी एनर्जी लॉस होगा, जिसे मोमेंटम लॉस बोलते हैं ना। तो उस एनर्जी लॉस की वजह से जो आउटपुट होगा वो तो आपका लो प्रेशर और लो टेम्परेचर होगा, बट उसके वजह से जो टरबाइन की जो शाफ्ट रोटेट करेगी, वो शाफ्ट जिस भी अल्टरनेटिंग डिवाइस से कनेक्टेड होगी, उस अल्टरनेटिंग डिवाइस से बिजली जनरेशन का काम करेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? सुनाया? यस सर, क्लियर है। ओके। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि ये जो जनरेशन प्रोसेस है, जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन प्रोसेस है, ये 2 स्टेप में होता है ना। देखिए इसमें जो 2 स्टेप है, ये एक्चुअली क्या है, जो आपको मैं स्टीम टरबाइन की जो इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, इसमें ये जो 2 स्टेप है, ये 2 स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये 2 स्टेप है, ये आपको आगे आने वाले फ्यूचर में भी ये कॉन्सेप्ट आपको अगर याद रहेंगे, तो आपको टरबाइन को समझने में बहुत ही हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो पहला जो है, पहला क्या है कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की जो स्टीम है,
वो क्या होती है, उसको सबसे पहले जो है, देखो आप क्या करते हो, आपको ये तो पता है कि भाई हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की स्टीम हम लोग बनाते हैं किसमें, आपका किसमें बनाते हैं, हीट रिकवरी यूनिट में, ठीक है, या बॉयलर में। बॉयलर तो पता है आपको, आपने पढ़ा हुआ है बॉयलर, है ना। तो बॉयलर में बनाते हैं हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की स्टीम। अब उस स्टीम को हम लोग क्या करते हैं कि उस स्टीम को जब टरबाइन में भेजते हैं, तो टरबाइन में के लिए भेजने से पहले एक्चुअली क्या होगा कि उस स्टीम को, देखो दो चीज़ें हैं, टरबाइन को घुमाने के लिए सबसे पहले तो आपको हाई प्रेशर चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, और दूसरा हाई वॉल्यूम भी चाहिए, है ना। तभी तो वो उतनी क्षमता, उतना जो अमाउंट होगा जब वो टकराएगा ब्लेड से, तभी तो ब्लेड घूमेगी। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि उसको नोजल से पास करके उसको जो स्टीम है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की, उसको जो है एक्सपेंड किया जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वेलोसिटी है, जो टकराने की जो क्षमता है ना, जब ब्लेड से टकराएगा, ठीक है, वो क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। किसकी क्षमता बढ़ेगी, स्टीम की क्षमता बढ़ेगी। जब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की स्टीम को जब नोजल से पास किया जाएगा, नोजल से पास करके जब एक्सपेंड किया जाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर एक्सपेंशन की वजह से स्टीम की वेलोसिटी, जो वेग है, वेग बढ़ेगा, और प्लस जो अमाउंट है, स्टीम का जो मात्रा है, वो मात्रा भी वहाँ पर बढ़ेगी। जिसकी वजह से हाई अमाउंट की जब स्टीम जब हाई वेलोसिटी से जब ब्लेड से टकराएगी, तो ब्लेड को क्या करेगी, रोटेट करेगी। जैसे सिंपल सा अगर एग्जांपल लें, तो जैसे आपकी साइकिल का जो पैडल है, उस पैडल में क्या होता है कि जब आप जो रबड़ वाला जो पाइप होता है जिससे आप सिंचाई का काम करते हैं, जब उस पाइप से जब आप उसके कॉर्नर में आप पानी का जब जेट जब लगाते हैं और पानी आपका धीमा होता है, तो आपकी वो पैडल घूमता नहीं है। लेकिन जब जेट आपका बहुत हाई होता है, वेलोसिटी बहुत अच्छी होती है, और बिग अमाउंट ऑफ वाटर होता है, तो जो आपका पैडल है, पैडल वो बहुत तेजी से रोटेट करता है, ठीक है। किसी ने देखा है वो, कभी करके देखा है वो चीज़, रवि? यस सर। ओके, सुना है आपने, कभी करके देखा है वो चीज़, पैडल कभी घुमाया है पानी से? नो सर। ओके, आज घुमाना, क्या करना कि साइकिल जो हो ना घर पे, तो उसको तुम साइकिल को स्टैंड में लगवाना, वो और धुलना, हाँ, उसको धुलना। हाँ यस। नहीं उसको धुलना धुलते नहीं। टाइम एक्सपेरिमेंट करना। हाँ, धुलते वो जनरली सब धुलते धुलते धुल टाइम हाँ, वो जनरली धुलते टाइम ही उस तरह का एक्सपेरिमेंट होता था। उसमें क्या करना, जो पैडल है ना, यस पैडल पैडल के कोने में पानी का जो फोर्स है, फोर्स लगाना, तो पैडल ऑटोमेटिक घूमने लगेगा, ठीक है। तो जो टरबाइन का जो प्रिंसिपल है लगभग वही है, बस उसमें ये है कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर स्टीम दी जाती है, और यहाँ पे आप सिंपल पानी से घुमा रहे हो, ठीक है। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, फिर भी इसमें डिस्कस करते हैं। अब हाई वेलोसिटी की जो जेट है, स्टीम जो है, जब उस नोजल से बाहर आती है, ठीक है, तो वो क्या करती है कि जो टरबाइन की ब्लेड्स हैं, है ना, उन ब्लेड से जाकर टकराती है, और टकराने की वजह से क्या होता है कि वो जो है वहाँ पर मोमेंटम लॉस होता है। एक्चुअली ये एक टेक्निकल वर्ड है, बट सिंपल से अगर हम लैंग्वेज समझें कि वो टकराने की वजह से वो धीरे धीरे आपका जो ब्लेड है, ब्लेड वो धीरे धीरे रोटेट होना शुरू हो जाता है, और वो उसका जो रोटेशन का जो मुख्य कारण है, वो कारण है मोमेंटम लॉस, जिसकी वजह से एक निश्चित टॉर्क डेवलप होता है। तो ये तो आपकी है टेक्निकल लैंग्वेज, बट जो मोटी मोटी लैंग्वेज ये है कि जैसे ही वो आपका जो जेट है, जैसे ही वो ब्लेड से टकराता है, वैसे ही वो क्या करेगा, ब्लेड को रोटेट करना शुरू कर देगा। तो ये तो है थ्योरी की बात। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा इसका फिगर देखते हैं कि कैसा होता है ना। टरबाइन में ब्लेड एक निश्चित एंगल पे लगाया जाता है, तो पहले हम टरबाइन का एक फिगर देखते हैं, तो सर आपको भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होगा, है ना। टरबाइन अभी तक किसी ने देखा कि नहीं देखा है? यस सर। अच्छा, कहाँ देखा रवि? सर पिक्चर देखी थी, कौन सी मतलब फोटो में। अच्छा, ओके, फोटो देखी थी, ओके ओके। तो चलो अभी थोड़ा सा दिखा देते हैं कैसे होता है वो। एक एक्चुअली मुझे याद नहीं रहा, नहीं तो मैं लाइव एक टरबाइन हमारे यहाँ खुली हुई रखी है, उसका फोटो ले आऊँगा, उसमें काफ़ी कुछ अच्छे से दिया हुआ है ना। देखो, ये जो है, ये जो फोटो है आपको दिख रहा है, ये फोटो है BHEL का, ठीक है। हाँ, ये फोटो है ये,
ये दिख रहा है सबको? आंचल, सुना है? यस सर, देख हाँ, रहा हूँ। हाँ, इसमें क्या है, देखो इसमें कई सारी स्टेजेज होती हैं, बट अगर मैं आपको मोटा मोटा ब्लेड के बारे में बात करूँ, तो जो पीछे का ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये जो पीछे वाला पोर्शन है, ये पोर्शन है ब्लेड, है ना, कई सारे ब्लेड हैं ये, है ना। तो अगर इसको और थोड़ा सा अगर हम इलाज करके देखें, तो ये बगल वाला जो फोटो है, ये बगल फोटो में देखते हैं, इसमें जो बंदा ये जो खड़ा हुआ है, ये इसके ऊपर का जितना भी पोर्शन है, ये पोर्शन है ब्लेड। तो क्या होता है कि जब जो स्टीम हाई प्रेशर की स्टीम जब इन ब्लेड से टकराती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक टॉर्क देना शुरू कर देती है, जिस टॉर्क की वजह से क्या होता है, ये टरबाइन जो है रोटेट होना शुरू हो जाती है। और एक बार अगर टरबाइन आपकी रोटेट हुई, तो वो अपनी मैक्सिमम स्पीड तक जाने तक वो रोटेशन चालू रहेगा। और टरबाइन की जो स्टीम है, वो क्या करेगी, सबसे पहले इस ब्लेड से पास होगी, फिर इस ब्लेड से पास होकर फिर इस ब्लेड में आएगी, फिर इससे इसमें आएगी, फिर इसमें आएगी, फिर इसमें आएगी, फिर वो आउट हो जाएगी। तो इसमें होता क्या है कि जो स्टीम की जितनी भी पावर है, वो सारी पावर इसको रोटेशन में कंज्यूम हो जाती है। तो आपका जो एक्चुअल में जो लॉस है, वो लॉस बहुत कम होता है। अब इसमें क्या है, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि इसमें स्टीम का इंसर्शन कैसे होता है, स्टीम कैसे अंदर जाती है ना। तो वो एक चीज़ देखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा इनलार्ज कर रहा हूँ। एक मिनट। हाँ, ये इमेज दिख रही है सबको? यस सर। ओके। इसमें क्या होता है कि इसमें ये जो पाइप है, ये वाला जो पाइप है, ये पाइप है इसका इनलेट पाइप, ठीक है। इस इनलेट पाइप से क्या होगा, इसके अंदर स्टीम जाएगी, है ना। और जब स्टीम जाएगी, तो ये जो आपकी जो ब्लेड्स दिख रही हैं, इन ब्लेड से ये स्टीम पास होगी। और पास होने के बाद क्या होगा, नीचे एक अलग से एक नोजल लगा होगा, इसे आउटलेट नोजल बोलते हैं। उस आउटलेट नोजल से लो प्रेशर की जो स्टीम है, जो कन्वर्ट हो जाएगी, हाई प्रेशर की जो स्टीम थी, वो लो प्रेशर स्टीम कन्वर्ट हो जाएगी और वो हट जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे सबको? यस सर। ओके। तो इसका एक एनिमेशन देखता हूँ, अगर एनिमेशन मिल जाए तो बहुत अच्छा है, एनिमेशन में और अच्छा समझेगा, है ना। देखता हूँ एनिमेशन अगर हो तो। Need a professional website? Do you want to start your own business? These three are marketing skills. You don't here at ओके, इसको देखते हैं। ये दिख रहा है, वीडियो चला है सबके उसमें? यस सर। ओके। अब देखो इसमें क्या होता है कि ये जो टरबाइन है, टरबाइन चैन है ये, है ना, टरबाइन ट्रेन है ये। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये जो आप ब्लेड सबको आपको दिखाई दे रही है ना, सनाया ब्लेड दिख रही है ना आपको? Yes, sir. हाँ, ये देखो इसमें ये ब्लेड, ये है, ये ब्लेड है, ये ब्लेड है। तो अभी इसको वीडियो आगे देखते हैं, तो उसमें क्या होगा कि कैसे स्टीम पास होती है और कैसे ये रोटेशन होता है। ये देखो, इसमें क्या है, ये जो टरबाइन का ब्लेड का जो शेप है, शेप ये एरोडायनेमिक शेप होता है, ठीक है। एरोडायनेमिक शेप की वजह से ही जब इसमें स्टीम पास होती है, तो स्टीम ऐसे स्लोप में जाती है। तो स्लोप की वजह से क्या होता है कि ये ब्लेड में मोमेंटम मिलता है, जिसकी वजह से ये ब्लेड आगे रोटेशन होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये देखो।
तो इसमें ये जो आपका ये जो सेकंड नंबर का जो ब्लेड दिख रहा है, ये ब्लेड रोटेट नहीं करता है, ये ब्लेड अपनी जगह पे फिक्स होता है, ठीक है। तो जब हाई प्रेशर, जब आपका स्टीम जब इससे पास होता है और पास होने के बाद दोबारा यहाँ से जब पास होता है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जो नेक्स्ट जो थर्ड वाला जो ब्लेड है, ये थर्ड वाला ब्लेड रोटेट होगा। तो इसमें पूरे उसमें क्या होता है कि एक ब्लेड आपका रोटेट होगा, एक ब्लेड आपका स्टैटिक रहेगा, फिर रोटेट होगा, फिर स्टैटिक रहेगा। तो ऐसे करके क्या होता है कि एक पूरी ये सीरीज होती है, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना सबको ये? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो स्टीम आके इधर जो फ्लो हो रही है, इसमें क्या हो रहा है कि ये स्टीम की वेलोसिटी इतनी ज़्यादा है कि वो इस टरबाइन के ब्लेड से टकराने के बाद उस ब्लेड को घुमाने के लिए आवश्यक टार्क प्रोवाइड कर रही है। ये देखें, है ना। स्टीम को हाई प्रेशर में देने के लिए भी सर कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा ना। स्टीम को हाई, एक्चुअली क्या होता है कि जब बॉयलर में जब आप स्टीम बनाते हैं, ठीक है, तो वो स्टीम क्या होती है कि ऑटोमेटिक वो हाई प्रेशर में कन्वर्ट होती जाती है जैसे जैसे आपकी स्टीम बनेगी। भाई देखिए, आपका जो पाइप का जो डाया है, पाइप का डाया फिक्स है, बट जो स्टीम आप जनरेट कर रहे हैं वो स्टीम की क्वांटिटी आप ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो अब आपको सबको पता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो मॉलिक्यूल्स बहुत तेज़ी से मोशन करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं। उस केस में उनकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। और चूंकि एक बंद कंपार्टमेंट जिसे पाइपलाइन बोलते हैं, जब पाइपलाइन में जब इस स्टीम को जब फ्लो करेंगे तो मॉलिक्यूल्स के आपस में मोशन की वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है, ठीक है। जब प्रेशर, पहले प्रेशर बढ़ना शुरू होगा, फिर वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो जैसे ही उसका एक्सपेंशन होगा तो जो हाई प्रेशर की जो स्टीम है उसकी वेलोसिटी भी वो वेलोसिटी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। वेलोसिटी मतलब उसका वेग बढ़ना शुरू हो जाएगा और प्लस हाई अमाउंट की स्टीम उसमें जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप मान के चलो कि सेम पाइपलाइन में अगर आप पानी फ्लो कर रहे हो तो उसका प्रेशर कम होगा, लेकिन अगर आप उसकी जगह सेम वाटर का अगर स्टीम आप फ्लो कर रहे हो तो उसका प्रेशर जो है वो हमेशा ज़्यादा होगा, ड्यू टू मोशन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। क्लियर है ये? बट ये कि सर ये कि कुछ समय के लिए ना मतलब रहेगा, लगातार तो वही प्रेशर मेंटेन तो रह नहीं सकता। नहीं, वो प्रेशर आपको मेंटेन करना है, वो सही कह रहा हूँ, मेंटेन नहीं रहेगा, बट वो आपको मेंटेन करना है। उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए जो बॉयलर है या स्टीम ड्रम है, स्टीम ड्रम में कंटिन्यूअस स्टीम का जनरेशन होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज क्या होगा कि उसका धीरे धीरे प्रेशर कम होने लगेगा और आपका स्टीम टरबाइन जो है वो क्या होगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। यस सर, ओके सर। हाँ हाँ, ओके ओके, क्लियर है ना, समझ आया? Yes, sir. Clear. ओके। तो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये टरबाइन ट्रेन है। तो टरबाइन ट्रेन का मतलब ये होता है कि उसमें हाई प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर और लो प्रेशर तीनों तरह की टरबाइनें एक ही साथ एक ही चैन में जुड़ी होंगी, एक ही शैफ्ट में जुड़ी होंगी, है ना। तो ये जो टरबाइन ट्रेन होती है, इसमें क्या होता है कि इसमें स्टीम की जितनी भी पावर है वो सारी की सारी पावर का यूज जो है हम लोग
यूज़ कर लेते हैं और उससे हम लोग बिजली जनरेट करते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जो लो प्रेशर जो टरबाइन है, इसमें क्या होता है, लो प्रेशर टरबाइन में सबसे लोअर मतलब जो स्टीम का जो प्रेशर आउटपुट पे मिलेगा वो सबसे कम होगा, ठीक है? तो मतलब फुल यूटिलाइजेशन ऑफ है। ये देखो सिंगल एक रोटेटिंग शाफ्ट में सब अटैच है। अब ये शाफ्ट को यहाँ पर जनरेटर से कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है? तो इसमें जो ये जो अभी बता रहा है आपको, ये क्या बता रहा है कि देखिए ये तो है आपका हीट रिकवरी यूनिट, ठीक है, जहाँ से आपको स्टीम मिल रही है। ये जो रेड कलर का जो आपको लाइन दिखाई दे रहा है, ये हाई टेम्परेचर स्टीम के बारे में बता रहा है। तो हाई टेम्परेचर जो स्टीम होती है उसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो होता है 600 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है? उसके ऊपर या उसके नीचे जो टरबाइन की ब्लेड है वो सस्टेन नहीं कर सकती उतने टेम्परेचर में। उसका रीजन ये होता है कि अगर हाई टेम्परेचर बहुत इससे ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा तो टरबाइन के ब्लेडों में क्या होगा, बहुत तेजी से इरोजन होगा। उसका रीजन ये होता है क्योंकि उसमें गैसेस मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट की वजह से वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो टरबाइन को ब्लेड को धीरे धीरे काट कर देगी, ठीक है? तो उसमें क्या होगा, इरोजन हो जाएगा। लेकिन अगर उससे कम टेम्परेचर पे अगर आप स्टीम अंदर फ्लो करते हैं जिसमें आपका वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे तो टरबाइन की ब्लेडों में क्या हो जाएगा, कोरोजन हो जाएगा और वो छोटे छोटे डॉट्स बन जाएंगे, जिसकी वजह से टरबाइन की जो इफिशियंसी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, हमेशा कम हो जाएगी, ठीक है? ये एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। ये देखिए जो रेड कलर की लाइन दिखा रहा है, ये दिखा रहा है सुपर सैचुरेटेड स्टीम का फ्लो। तो इसको यहीं पे अभी हम लोग रोकते हैं। इसके आगे का जो है ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसको अभी फिलहाल यहीं रोक दे रहे हैं, है ना? यहाँ तक सबको समझ में आया है? यस सर। ओके यस सर। ओके, किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है यहाँ पे, है ना? ओके, तो इसमें जो मैंने आपको अभी तक बताया है वो सारा जो भी थ्योरी है उसमें जो दिखाई गई है एक्चुअल में इसी थ्योरी में काम करता है। तो जब भी कभी भी आपको जब ट्रेनिंग में जाएंगे, जब कभी आपको शायद अगर एक्सपीरियंस मिलेगा, खुली टरबाइन अगर कभी आपको देखने को मिलती है तो आप उसमें देखेंगे जो कंस्ट्रक्शन इसमें दिखाया गया है यही सेम टू सेम कंस्ट्रक्शन वहाँ पर भी आपको दिखाई देगा, ठीक है? अच्छा, ये जो टरबाइन है ये टरबाइन बड़ी टरबाइन है। जो छोटी टरबाइन होती है उसमें सिंगल कभी कभी एचपी लगा होता है या कभी कभी एलपी भी केवल लगा होता है। एलपी का मतलब है लो प्रेशर टरबाइन, एचपी का मतलब है आपका हाई प्रेशर टरबाइन। तो कभी कभी सिंगल ए भी लगे होते हैं, ठीक है? तो चलो आगे हम लोग देखते हैं। अब क्या होता है कि स्टीम टरबाइन का यूज केवल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर में आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर में जो है तो करते ही करते हैं, उसके साथ साथ हम लोग करते हैं बहुत बड़े बड़े शिप को चलाने के लिए, जैसे आपका एरोप्लेन है, ठीक है? एरोप्लेन है, सबमरीन है, तो इनके जो ऑपरेशन है वो भी टरबाइन के जरिए ही किए जाते हैं। आपको जो एरोप्लेन जो चलता है, एरोप्लेन में जो इंजन लगा होता है वो एक्चुअली वो टरबाइन इंजन होता है, ठीक है? तभी वो इतनी वेलोसिटी और इतने वेग को प्रोवाइड कर सकता है, नॉर्मल फैन प्रोवाइड नहीं कर सकता है। तभी आपका जो जेट इंजन होते हैं वो जेट इंजन जो है वो बहुत हाई स्पीड से उड़ते हैं, है ना? जो नॉर्मल फैन वाले जो इंजन होते हैं वो हाई स्पीड से नहीं उड़ पाते हैं, उनकी स्पीड कांस्टेंट होती है। बट फिर भी एरोप्लेन को उड़ने के लिए मिनिमम 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चाहिए चाहिए, है ना? तो उसके लिए क्या किया जाता है, जो पहले फैन वाले जो आपके एरोप्लेन आते थे उसमें क्या होता कि नॉर्मल कंडीशन में तो फैन आपका नॉर्मल फैन रहता था, जैसे आपकी छत का पंखा है। लेकिन जैसे ही वो प्लेन टेक ऑफ होने वाला होता है तो वैसे ही उसके जो फैन के जो विंग होते हैं, विंग का एंगल चेंज कर दिया जाता है। वो मान के चलो कि 18 डिग्री तक उसको टिल्ट किया जाता है, जिसकी वजह से वो लगभग टरबाइन की तरह काम करता है, बट फिर भी उसकी इफिशियंसी थोड़ी सी कम होती है ना? तो उसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना? अगर एक बार अगर फैन आपका किसी भी रीजन से अगर डैमेज हो गया तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, पक्का है, ठीक है? अब क्या होता है, हम लोग आगे बात करते हैं
टरबाइन जो होता है, टरबाइन कंडेंसिंग और नॉन कंडेंसिंग दोनों टाइप का हो सकता है, ठीक है, जो डिपेंड करता है किस पे, आपके बैक प्रेशर कैसा है, नीचे का आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है या उसके इक्वल है, ठीक है। मतलब क्या हो गया, कंडेंसिंग और नॉन कंडेंसिंग टाइप का। इसका मतलब ये है कि जो टरबाइन के आउटपुट से जो निकलने वाली जो आपकी स्टीम है, उस स्टीम का जो प्रेशर है वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है या उसके इक्वल है, ठीक है। अगर जो है कम है तो कंडेंसिंग टाइप का होगा, और अगर उसके इक्वल है तो नॉन कंडेंसिंग टाइप का हो सकता है। तो हालांकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट फिर भी आप इसको जान सकते हैं, ये आपको हेल्प करेगा आगे, ठीक है। तो ये कंडेंसिंग और नॉन कंडेंसिंग समझ में आया कि नहीं आया, क्या होता है, यस सर। क्या होता है सर, बताओ। सर जो हम्म कन्वेंशनल होता है वो हम्म ओके, नहीं नहीं, देखो समझो समझो, देखो क्या होता है कि अगर आपका प्रेशर जो स्टीम का जो प्रेशर है आउटपुट का, अगर उसका प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर से कम है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो वैक्यूम की कंडीशन में जा रहा है। तो वैक्यूम की कंडीशन में हमेशा कुछ भी हो वो कंडेंस हो जाता है। जैसे एयर है, अगर आप उसको वैक्यूम में डालेंगे तो उसका जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर कंडेंस होकर पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है या उससे ज़्यादा है, तो वो स्टीम फिर कंडेंस नहीं होगी, वो लो प्रेशर स्टीम, लो प्रेशर वेट स्टीम आपको मिलेगी, ठीक है। वैक्यूम वैक्यूम अभी तक आप लोगों ने हालांकि देखा नहीं है, लेकिन वैक्यूम का जो सिद्धांत है, वो वैक्यूम का सिद्धांत यही है कि वैक्यूम का मतलब होता है कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे के प्रेशर में हमेशा चीज़ें जो है जम जाती हैं, कंडेंस हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वैक्यूम के बारे में एक्चुअली ज़्यादा बात नहीं करूँगा, नहीं तो वैक्यूम का एक अपना अलग ही वो हो जाता है, क्लास हो जाएगा। जब अभी आगे हम लोग फ्यूचर में डिस्कस करेंगे तो फिर उसमें वैक्यूम के बारे में बताऊंगा। फिलहाल तो आप ये समझिए, सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब रूम टेम्परेचर पे। रूम प्रेशर पे, रूम का जो प्रेशर है, यस सर। ठीक है। 1 एटीएम है ना सर? 1 एटीएम अगर 1 एटीएम से अगर नीचे है, तो नीचे अगर 1 एटीएम से जाते हैं तो कोई भी आपकी गैस होगी वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। भाई स्टीम तो आपकी गैसियस फॉर्म में है ना, तो जैसे ही आपका प्रेशर डाउन होगा तो वैसे वो कंडेंस होना शुरू हो जाएगी। अगर प्रेशर आपका 1 एटीएम या उससे ऊपर है तो कंडेंस नहीं होगी, वो नॉर्मल प्रेशर है, ठीक है। अब यस सर। अब हम लोग आगे बात करते हैं रीहीटिंग के बारे में। तो जैसा कि एनिमेशन में दिखाया था कि वो रीहीट करने के लिए बात कर रहा था, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या होता है कि जो स्मॉल यूनिट जिसमें बिना रीहीटिंग के स्टीम को टरबाइन के अंदर भेजा जाता है, उसे बोलते हैं हम लोग सिंगल टरबाइन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि स्टीम जो है वो क्या होता है कि टरबाइन के एग्जॉस्ट में जो उसका आउटपुट होता है वहाँ पर वो वहाँ पर वो आपकी जो स्टीम होगी वो एक्सपेंड होकर उसको फिर कंडेंसर में भेजा जाता है, ठीक है। देखो क्या होता है, कंडेंसर का एक अपना रोल होता है, इसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ कि देखो, जब भी आपका जो नॉर्मल जो बड़ी टरबाइनें होती हैं, उसमें आपने मान लो 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो आपने स्टीम उसमें इनपुट किया, उसने क्या किया, उसने रोटेशन किया टरबाइन का और बिजली पैदा कर दी। लेकिन जो आउटपुट में जो स्टीम मिलती है, जिसका जो लो प्रेशर की स्टीम जो मिलती है, उसका प्रेशर और उसका टेम्परेचर फिर भी इतना होता है कि वो आप जो है उससे छोटी मोटी डिवाइस चला सकते हैं, ठीक है। बट एक्चुअली क्या होता है कि छोटी डिवाइस को चलाने का मतलब है कि उसमें एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, एक्स्ट्रा खर्चा। तो क्या होता है कि उस एक्स्ट्रा खर्चे को बचाने के लिए और प्लस उस स्टीम को लॉस होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है कि उस स्टीम को टरबाइन से एक कंडेंसर जोड़ दिया जाता है, कंडेंसर जो कंडेंस करता है, ठीक है। तो वो जो आउटपुट वाली जो स्टीम होती है उसे उस कंडेंसर में भेज के उसे क्या किया जाता है, कंडेंस कर लिया जाता है और वो हॉट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उस हॉट वाटर को दोबारा हम लोग रीबॉयलर में भेज देते हैं ताकि दोबारा हम स्टीम जनरेट कर सकें। क्योंकि आपको सबको पता है, बॉयलर में हमने पढ़ा था कि स्टीम को जनरेट करने के लिए हमें वाटर को रीहीट करना पड़ता है। तो कंडेंसर में ऑटोमेटिक आपको रीहीट वाटर मिल रहा है, तो आपको जो रीहीट करने के लिए जो एनर्जी जो देनी है वो एनर्जी आपकी वो बच जाती है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे सबको? यस सर। ओके, अगर कहीं कोई डाउट होगा तो पूछते चलो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये अभी ये आप जो कर रहे हैं इसको आपको एक्सप्लेन भी करना है बाद में, ठीक है। अब इसमें हम लोग बात करते हैं जो फर्स्ट फिगर है, फर्स्ट फिगर के बारे में बात करते हैं। आप लोग देख लेना कि आपकी उसमें ये फिगर है या नहीं है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, ठीक है। तो इसमें जो पहला फिगर है, पहले फिगर में बताया गया है स्ट्रेट फ्लो टरबाइन के बारे में, ठीक है।
इसमें क्या होता है कि इस टरबाइन में जो लार्ज यूनिट, जो मतलब काफ़ी बड़ी यूनिट होती है, उसमें बिना रीहीटिंग के, ठीक है, टरबाइन को कहाँ आपका स्टीम को जो है इसमें इंसर्ट किया जाता है। और होता क्या है कि देखिए यहाँ से आपकी, देखिए सिंपल सा है, स्टीम आपकी यहाँ से इंसर्ट होगी, ओके, और यहाँ से होते हुए फिर वो स्टीम टरबाइन आपकी जो स्टीम होगी वो बाहर निकल जाएगी और जाएगी कहाँ पर, ये कंडेंसर में, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, इसको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ओके, अब यहाँ से चली गई कंडेंसर में, कंडेंसर में जाके वो कंडेंस होगी, और कंडेंस होके अब चूंकि टरबाइन को तो उसने ऑलरेडी रोटेट कर दिया है, ठीक है, और रोटेट करके आपको बिजली भी मिल गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंडेंसर में जाके वो आपका स्टीम कंडेंस होगा, वो कंडेंस होके उसको दोबारा आप जो है बॉयलर में भेज कर दोबारा आप उसको स्टीम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट है आपका स्ट्रेट फ्लो नॉन कंडेंसिंग टरबाइन, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि नॉन कंडेंसिंग जो टरबाइन है, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो आउटपुट में जो मिलने वाला जो हमें स्टीम है, उस स्टीम को डायरेक्टली कहाँ भेज रहे हैं, बॉयलर में भेज रहे हैं। यहाँ पर कंडेंसर नाम की चीज़ नहीं लगी हुई है, ठीक है। ये जो टरबाइन है ये आपकी क्या है, ये लो प्रेशर टरबाइन है ना, ये लो प्रेशर टरबाइन इसको बनाया गया है, ठीक है। और लो प्रेशर टरबाइन में उसको आपको कंडेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जो यहाँ जो जिसमें आपका कंडेंसर लगा हुआ है, यहाँ पर ये है आपकी हाई प्रेशर टरबाइन, ठीक है। समझ रहे ना, यहाँ पर क्लियर हो रहा ना ये? सर मतलब इस स्टीम को कंडेंसर में नहीं मतलब नहीं, करेंगे। इसमें देखो, इसमें होता क्या है, देखो लो प्रेशर हाई प्रेशर समझिए। लो प्रेशर क्या होता है, देखिए तीन तीन टाइप के मैंने आपको स्टेज बताई, एक होता है आपका हाई प्रेशर, एक होता है आपका इंटरमीडिएट, एक होता है आपका लो, ठीक है। लो प्रेशर का मतलब है कि आप मान के चलो मेरे ख्याल से करीब 100 केजी का प्रेशर, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। 100 केजी का प्रेशर आपको मान लो लो प्रेशर है आपके पावर प्लांट के लिए, और जो मैक्सिमम आपका प्रेशर है वो है आपका 300 केजी, ठीक है। तो इंटरमीडिएट आपका कितना हो गया, 200 केजी हो गया, है ना। अब 100 केजी का जो प्रेशर का जो टरबाइन है, जो जिसे लो प्रेशर टरबाइन आप बोल रहे हैं, उसमें जब आप स्टीम को पास करोगे तो आउटपुट में जो आपकी स्टीम मिलेगी आपको, चूंकि आपको सिद्धांत पढ़ा हुआ कि भाई आउटपुट में जो स्टीम मिलेगी उसका उसका प्रेशर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, ठीक है। अब आपके हिसाब से आउटपुट मान लो इसका मिल रहा है 40 केजी, और आपके पास ऐसी कोई डिवाइस ही नहीं है कि उस 40 केजी की प्रेशर के दाब की स्टीम को आप यूज कर सको, तो आप क्या करोगे, उसको आप कंडेंस नहीं करोगे, आप उसको क्या करोगे, सीधा बॉयलर में भेज दोगे। तो उससे फायदा क्या होगा कि आपको रीहीटिंग का कॉस्ट बच जाएगा, और बॉयलर में जो लो प्रेशर और हाई और जो टेम्परेचर जो जितना भी है उस टेम्परेचर पे वो स्टीम दोबारा हीट होके, ठीक है, और दोबारा स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी, और उसके लिए आपको बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, बॉयलर में, है ना। भाई बॉयलर में आपको स्टीम बनाने के लिए आपको कुछ तो जलाना पड़ेगा, चाहे वो एनजी हो या आपका डीजल हो या कोयला हो, कुछ तो जलाना पड़ेगा ना। और आपको अगर ऑलरेडी हीटेड आपको स्टीम मिल रही है तो उसको सुपर हीट करने के लिए आपको ज़्यादा कोयला वाला जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी सी हीट में ही वो आपका सुपर सैचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर? यस सर, पर यस सर। यही सर, ये क्वेश्चन मैंने उस वक्त भी पूछा था हाँ हाँ जब आप स्टीम बॉयलर पढ़ा रहे थे, लेकिन आपने उस वक्त बोला था कि उसको कंडेंसर डायरेक्ट हम स्टीम ड्रम में नहीं डाल सकते, हाँ 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 हाँ, ब्लास्ट होने के चांसेस होते चांसेस हैं बढ़ जाते हैं, ऐसी हाँ केस में। हाँ, बराबर बराबर बराबर, बिल्कुल सही है उसमें तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन होगी, हाँ क्योंकि यहाँ पे तो हम डायरेक्ट कंडेंस नहीं कर रहे हैं ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें होता क्या है, देखो इसमें दो चीज़ें हैं, देखो पहला है आपका कंडेंसर टाइप का, अंतर समझिए, और दूसरा है आपका नॉन कंडेंसर टाइप का। तो देखो नॉन कंडेंसिंग जो स्टीम है वो तो सीधा आप बॉयलर में डाल सकते हो क्योंकि उसमें वाटर पार्टिकल नहीं है। लेकिन जो कंडेंसिंग जो होता है, कंडेंसिंग में क्या होता है कि इसमें जो आपका बॉयलर होगा उस बॉयलर में, ठीक है, क्या होगा, अब चूंकि इसमें आपके पानी के पार्टिकल होंगे ही होंगे, है ना। तो इसमें क्या किया जाता है कि इसमें जो, देखो दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है स्टीम को, या कंडेंसिंग जो स्टीम है, इसको मैं आपको ड्राइंग से समझाता हूँ, एक मिनट रुकेगा। इसको मिक्स कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ, स्टीम को, स्टीम और वाटर को, ठीक है। अभी वो टाइम है, देखिए होता क्या है, ये है आपका स्टीम ड्रम, ठीक है, ये स्टीम ड्रम है आपका, है ना, ऐसा, ये, ठीक है। अब स्टीम ड्रम में होता क्या है कि इसमें
कुछ स्टीम ड्रम में तो ऊपर से इनलेट लाइन होती है, कुछ क्या मैक्सिमम में ऊपर से भी इनलेट लाइन होती है और नीचे से भी इनलेट लाइन होती है, ठीक है। बट जो आउटलेट जो होता है, आउटलेट, ठीक है, आउटलेट हमारा ऊपर से रहता है। उसका रीजन ये होता है कि जो हॉट वाटर है वो आपका ऐसे यहाँ पर ये ऐसे भरा रहता है इस तरह, ठीक है, पूरे उसमें ऐसे भरा रहेगा, ठीक है। ये आपका हॉट वाटर भरा है। अब होता क्या है कि अगर आपके पास वेट स्टीम है जिसमें पानी के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उस केस में आप उस स्टीम को स्टीम ड्रम के अंदर जब एंट्री कराओगे तो हमेशा कहाँ से कराओगे, नीचे से। उसका रीजन ये होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स इस वाटर के साथ मिक्स हो जाएंगे, और आपको पता है कि स्टीम गैस होती है वो हमेशा हल्की होती है, हमेशा वो ऊपर की तरफ जाती है, तो वाटर तो आपका यहीं पे मिक्स हो जाएगा और जो स्टीम जो बचेगी वो हमेशा ऊपर की तरफ यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि भगोने में पानी जब गर्म किया जाता है तो हमेशा नीचे से जब जो बुलबुले उठते हैं वो हमेशा पेंदी से उठते हैं, और पेंदी से बुलबुला ऊपर आकर जब सतह पर टकराता है तो स्टीम जो होती है, स्टीम जो है सतह से बाहर की तरफ निकल जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ऐसी स्टीम है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत कम है, तो उस केस में उसकी जो एंट्री कराई जाएगी ड्रम में वो कराई जाती है हमेशा ऊपर से। उसका रीजन ये होता है कि इसमें स्टीम बहुत सारी है, तो स्टीम जब ऊपर से आप एंट्री कराएंगे तो स्टीम तो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगी, और जो पानी हो पानी सतह पर गिरेगा, और सतह पर गिरने के बाद जो उसमें जो स्टीम बचेगी वो सतह से बाहर चली जाएगी। सेम वही बुलबुले का जो सिद्धांत है, जो बुलबुला ऊपर जाके टकराएगा सतह पे और फूट जाएगा तो जो उसकी स्टीम होगी वो ऊपर चली जाएगी, ठीक है। क्लियर है अभी यहाँ पर? सर तो इसमें कंडेंसर किस में लगाएंगे, वेट स्टीम में, नीचे वाले में या ऊपर वाले में? कंडेंसर जो लगाया जाएगा वो लगेगा नीचे वाली स्टीम में, यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर ये कंडेंसर लगा होगा और यहाँ पर आपका लगा होगा टरबाइन, ठीक है, ये टरबाइन से लगा होगा, ठीक है भाई। कंडेंसर लगा होगा तब तो आपको जो है कंडेंस स्टीम मिलेगी, और वो जिसमें क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा होंगे। तो जब वाटर मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा होंगे तो उसको स्टीम ड्रम में आपको एंटर आनी है हमेशा नीचे से। लेकिन अगर आपके टरबाइन में अगर कंडेंसर नहीं लगा हुआ है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, अगर कंडेंसर नहीं लगा हुआ है तो आप क्या करेंगे कि उस टरबाइन जो उससे जो आउटपुट में जो स्टीम आपको मिलेगी वो स्टीम यहाँ से इससे आएगी, और उस स्टीम को आप जो है जोड़ेंगे ऊपर से यहाँ से, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर रवि? यस सर। और सर ये पूछ रहा था, जो जैसे कि जिस स्ट्रीम में हम कंडेंसर, जैसे ये नीचे वाली जो है इसमें कंडेंसर यूज कर रहे हैं, हाँ तो क्या इसका प्रेशर अलग होगा हाँ, ऊपर वाली से? हाँ अलग होगा प्रेशर। एक्चुअली क्या होता है, देखो अब देखो ये कंडेंसर जो होते हैं, ये कंडेंसर हमेशा ट्यूबुलर कंडेंसर होते हैं, ठीक है। ये ट्यूबुलर कंडेंसर का मतलब क्या होता है कि इसमें मैं इसकी डिजाइन आपको दिखा देता हूँ। ये क्या होता है, ये कंडेंसर में, ये आप डिजाइन देखिए, इसका कंडेंसर का शेप ऐसा होता है इस तरह का, ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये लगा होता है डिसेंट, ठीक है, जिसे बोलते हैं डिस्क, ठीक है, यहाँ पर डिस्क लगा होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है जनरली दो मेथड होते हैं। पहला मेथड ये होता है, देखिए इसके अंदर ये ट्यूब्स होती है बहुत सारे, जैसे स्ट्रेट ट्यूब्स लगी होंगी, ठीक है, इस तरह की अंदर, ठीक है, ये ऐसे। इसमें क्या होता है, दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है कि ये स्टीम जो है आप यहाँ से अंदर एंट्री कराओ, जो इस ट्यूब के बाहर चारों तरफ इसके सरकमफ्रेंस में रहेंगे, ठीक है, और जो ट्यूब होगा, ट्यूब के अंदर क्या रहेगा, वाटर रहेगा, और वाटर का सर्कुलेशन कैसे होगा, यहाँ पर ये इनलेट लगा दिया गया मान लो, ठीक है, तो पानी जाएगा और इस ट्यूब से होते हुए, ठीक है, ये ट्यूब से ये डायरेक्शन है पानी का, ठीक है, और होते हुए क्या करेगा, यहाँ से ये ऐसा आउटलेट आ जाएगा, यहाँ से आउटलेट होके, और ये पानी जो है आपका गर्म पानी जो है ये चला जाएगा आपका किसमें, आप कहीं पे यूज कर लो, आप बॉयलर में भी डाल सकते हो, ठीक है। और ये जो आपका जो स्टीम होगा, स्टीम यहाँ ऊपर से एंट्री करेगा, और चूंकि पानी के कांटेक्ट में आता है तो आपको पता है हीट ट्रांसफर होगा, तो ये जो स्टीम है, स्टीम में कंडेंस हो जाएगी, ठीक है, और कंडेंस होकर नीचे से एक आउटलेट नोजल निकाल दिया जाएगा, और इस आउटलेट नोजल को हम लोग कहाँ से जोड़ देंगे, जोड़ देंगे हम लोग स्टीम ड्रम के नीचे बॉटम से, क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स है और वो क्या करेंगे, इस पानी के साथ मिक्स हो जाएंगे। एक तो मेथड ये होता है, ठीक है। दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरे मेथड में मैं आपको बताता हूं, इसको मिटा दूं? यस सर। ओके, दूसरे मेथड में क्या होता है, इसको मैं मिटा देता हूं। दूसरे मेथड में होता है कि जो आपका वाटर है वो वाटर जाएगा किधर से, वो स्टीम जो जाएगी वो जाएगी यहाँ से, इस ट्यूब के अंदर पास होगी, ठीक है, इस ट्यूब के अंदर पास होगी, और यहाँ से इसका आउटलेट निकलेगा, ठीक है, और उसको भी आपको जोड़ना है आपको स्टीम ड्रम से, ठीक है। और जो पानी होगा, पानी का जो इनलेट होगा
वो ऊपर से किया जाएगा, ठीक है, और वो पानी आपका तैरेगा किसके, आपका जो ट्यूब के सरफेस से बाहर के एरिया में वो पानी रहेगा, ठीक है, और उसका जो आउटलेट होगा वो यहाँ पे होगा। तो इस पानी का जो है यूज आप जो है प्रोसेस प्लांट में दूसरी अन्य एक्टिविटी में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो मेथड है, इन दो मेथड से आपका कंडेंसर काम करता है, ठीक है। कंडेंसर का जो मेन फंक्शन होता है वो स्टीम को कंडेंस करके पानी में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? यस सर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है यहाँ पर। सर हाँ ये पूछ रहा था कि जैसे हम जैसे कंडेंसर की यूज करने की कंडीशंस क्या क्या हैं, मतलब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इस वाले टरबाइन में हमको कंडेंसर लगाना है कि इसमें नहीं लगाना है, हाँ हाँ तो वो डिसाइड हम कैसे करते हैं? देखो क्या होता है, ये जो डिसाइड होता है ये होता है डिसाइड आउटपुट प्रेशर से, है ना। अगर आपकी टरबाइन का जो आउटपुट प्रेशर है, आउटपुट प्रेशर आपका कम से कम इंटरमीडिएट प्रेशर है ना, मान लो 200 केजी प्रेशर आपको आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, तो उस केस में आपको कंडेंसर लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका एलपी मिल रहा है, मतलब उसमें ऑलरेडी इतना लो प्रेशर मिल रहा है कि आप उसको कंडेंस कर ही नहीं सकते हैं, वहां पर फिर कंडेंसर की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये सर। क्लियर है? यहाँ पे किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है ना, बिल्कुल डाउट नहीं रखना है, ठीक है। आपको जितना भी पॉसिबल जितना अच्छे से समझाया जा सकता है वो मैंने उस पर लिया हुआ है। हालांकि इसमें और भी बहुत सारी थ्योरी है, तो मे भी शायद आप लोग आगे पढ़े तो आपको कई सारी थ्योरी अलग मिले, बट जो थ्योरी का जो मेन फंडा है, मेन फंडा मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया हुआ है, ठीक है, कि ऐसे ऐसे वो काम करता है, ठीक है। क्योंकि इसमें फिर इंथैल्पी का भी कॉन्सेप्ट है, एंट्रोपी का भी कॉन्सेप्ट है, तो वो यहाँ पर आपके सिलेबस में नहीं करके मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, है ना। ठीक है, क्लियर है सबको? विपिन? विपिन नहीं है सर। ओके, ठीक है, विपिन अभी थे तो चलो ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट, ये इसको मैंने बता दिया, नेक्स्ट आगे बात करते हैं इसमें डी नंबर का जो फिगर है। डी नंबर के फिगर में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है कि रुकिए, यहाँ पे इंटरमीडिएट भी लगा है, इसके लिए शुरुआत से बात करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि ये दे रहा है कि फॉर अ सिंगल रीहीट साइकिल द स्टीम फ्रॉम द बॉयलर फ्लो टू द एचपी टरबाइन, ठीक है। एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है कि इसमें टरबाइन का फिगर मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें यहाँ पर एक एचपी टरबाइन है, आपकी हाई प्रेशर टरबाइन है, ठीक है। हाई प्रेशर टरबाइन के बाद बीच में आपकी इंटरमीडिएट टरबाइन है, ठीक है, और यहाँ पर एक रीहीटर लगाया गया है, ठीक है। इंटरमीडिएट के बाद फिर आपका यहाँ पर लो प्रेशर टरबाइन है जिसमें डबल फ्लो हो रहा है। मतलब क्या होगा कि जो आप अभी जो आपको मैंने एनिमेशन दिखाया था, उसमें एनिमेशन में क्या था, एनिमेशन में था ना ऐसा, एक मिनट इसको मैं दिखाता हूँ यहाँ से। यस सर, लो प्रेशर पे लेफ्ट राइट दोनों तरफ को, दोनों साइड चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल दोनों साइड चलेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो आपकी स्टीम जाएगी वो स्टीम आपकी इधर भी जाएगी और वो स्टीम जो है आपकी इधर भी जाएगी, दोनों साइड जाएगी। अच्छा, ये जो रीहीटर होता है, रीहीटर एक्चुअल में क्या होता है कि आपने जब टरबाइन में जब आपने हाई प्रेशर की स्टीम भेजी और उसने इस फर्स्ट स्टेज एचपी टरबाइन को रोटेट किया, रोटेट करके वो स्टीम को दोबारा आपको कहाँ भेजना पड़ेगा, रीहीटर मतलब बॉयलर में। बॉयलर में जाके दोबारा सैचुरेटेड, आपका जो सैचुरेटेड स्टीम का जो स्टेज है वहां पर वो रीहीट होगी, और रीहीट होने के बाद फिर से दोबारा सर्कुलेट होके आएगी आपकी किसमें, इंटरमीडिएट टरबाइन में। फिर इंटरमीडिएट टरबाइन को घुमाएगी और घुमाकर फिर दोबारा रीहीटर में नहीं जाएगी, इस केस में दोबारा वो जाएगी किसमें, आपकी एलपी टरबाइन में। और एलपी टरबाइन में जब जाएगी तो इस एलपी टरबाइन को भी वो साथ में घुमाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये एक टरबाइन ट्रेन बन जाएगी, और ट्रेन बन जाने की वजह से आपका जो यहाँ पर जो जनरेटर होगा, जनरेटर एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर रोटेट करेगा। देखो ये सिंपल सा फंडा है कि देखिए इतना सारा जो अरेंजमेंट का जो मेन जो फंक्शन है, जो मेन रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट क्या है कि जनरेटर आपका एक कांस्टेंट स्पीड से घूमता रहे, ताकि आपको जो फ्रीक्वेंसी है, अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, किसी को पता है अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो 50 हर्ट्ज। हाँ, वो जो 50 हर्ट्ज है वो 50 हर्ट्ज आपकी मेंटेन रहे। अगर वो 50 हर्ट्ज अगर आपकी मेंटेन नहीं रहेगी तो आपके जो इक्विपमेंट जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे लैपटॉप यूज कर रहे हैं या बिजली हम लोग जलाते हैं, वो चल नहीं पाएगा, वो फ्यूज हो जाएगा। क्योंकि अपनी इंडिया में जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है, वो 50 हर्ट्ज है, ठीक है। बाकी यूएस, एक्चुअली यूएस को सबसे ज़्यादा बेंचमार्क माना जाता है, यूएस की जो फ्रिक्वेंसी है वो अलग है। तो वहाँ पर जो टरबाइन का जो आरपीएम है वो आरपीएम होता है 3600 आरपीएम, ठीक है, 3600 आरपीएम पे वो रोटेट करती है। और इंडिया में जो रोटेशन है वो होता है 3000 आरपीएम, ठीक है, मतलब 1 मिनट में वो 3000 राउंड वो लगाएगी।
तो 3000 राउंड लगाने के लिए हमें उतना वो कांस्टेंट स्पीड देना बहुत ज़रूरी है। तो टरबाइन का यूज करने का जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो एक कांस्टेंट स्पीड पे जनरेटर को घुमाती है, जिसकी वजह से हमें एक निश्चित फ्रीक्वेंसी की अल्टरनेटिंग करंट हमको मिलती रहती है। ठीक है, ये टरबाइन का सबसे बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे सबको? यस सर। ओके, अब आते हैं हम लोग रीहीटर। अब 2 बार रीहीटर यूज किया जाएगा। ठीक है, अभी ये टॉपिक और लेंगे, फिर जो नेक्स्ट बचेगा फिर हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है, इस फिगर में क्या हो रहा है कि इसमें एक एचपी टरबाइन है। एचपी टरबाइन से स्टीम को दोबारा रीहीटर में भेजा जाएगा, रीहीटर से फिर ये आएगी इंटरमीडिएट में, और इंटरमीडिएट से इसको दोबारा रीहीटर में भेजा जाएगा, फिर वहां से आएगी रीहीट होके आपकी आएगी किस पे, ये आपका एलपी टरबाइन में। एलपी टरबाइन में 2 तरह की टरबाइन यूज की गई है, एक तो टरबाइन आपकी ये है और दूसरी ये डबल फ्लो एलपी टरबाइन है। ठीक है, तो इसमें ये क्या होगा कि यहाँ पर इस तरह की टरबाइन का हम लोग यूज करेंगे। तो इसमें होगा क्या, आप देखेंगे कि इसमें फिगर जो ई है ये शो करता है, इसमें डबल रीहीट साइकिल शो करता है, जहां पर स्टीम को 2 बार रीहीट किया जाता है। ठीक है, जिसमें 4 तरह के टरबाइन सेक्शन होते हैं। जो पहला क्या होता है, पहला आपका होगा एचपी, फिर होगा आपका इंटरमीडिएट, फिर होगा आपका रीहीट, और फिर होगा आपका डबल फ्लो लो प्रेशर टरबाइन। ठीक है, जो फ्लो जो डेजिग्नेशन होगा वो क्या होगा, ट्रिपल फ्लो, ठीक है, 4 फ्लो, 6 फ्लो और 8 फ्लो, है ना। हालांकि ये इतना आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आप केवल इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर एचपी, इंटरमीडिएट, रीहीट और डबल फ्लो टरबाइन का यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपका कौन सा, एचपी, आपका इंटरमीडिएट और आपका ये डबल फ्लो लो प्रेशर टरबाइन। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ पे सबको? यस सर। किसी को अगर कोई डाउट होगा तो यहाँ पे पूछते चलना। ठीक है, क्योंकि ये जो फिगर है बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं होप उम्मीद करता हूँ कि आपके सिलेबस में ये फिगर हो इस तरह के, और अगर नहीं है तो बच गए, और अगर हैं तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही जो नीचे वाला भी सेम टू सेम है। इसमें भी आपका एक एचपी है, फिर रीहीट करेंगे स्टीम को, फिर यहाँ पर इंटरमीडिएट है, फिर आपका यहाँ पर सिंगल फ्लो लो प्रेशर टरबाइन का यहाँ पर यूज किया जाएगा, ये आपका सिंगल फ्लो लो प्रेशर टरबाइन। ठीक है, फिर यहाँ से ये स्टीम को हम लोग सीधे भेजेंगे डबल फ्लो लो प्रेशर टरबाइन में, ये है आपका डबल फ्लो लो प्रेशर टरबाइन। ठीक है, काम सबका वही है, बट स्टीम की स्टेजेज बढ़ा देने की वजह से इसकी इफिशियंसी इतनी अच्छी हो जाती है कि आप जो कंटिन्यूअस आपका जो स्टीम जो फ्रिक्वेंसी है वो आपकी मेंटेन रहती है। ठीक है, जिसे बोलते हैं क्वालिटी वर्क करना, है ना, और आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टीम की इफिशियंसी का यूज करना। ठीक है, वैसे आगे वाला भी ऐसा ही है सेम, इसमें आपका 2 बार डबल फ्लो एलपी टरबाइंस का यूज यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो जो मेन मुद्दा है, ठीक है, मेन मुद्दा क्या है कि इंडिया में हमें 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करना जरूरी है, जिसके लिए इस तरह के अरेंजमेंट का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर सबको? यस सर। अब हम लोग आते हैं इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, आपके सिलेबस का पार्ट है। आपके सिलेबस में जो टरबाइन है वो है आपकी टेंडम और कंपाउंड। ठीक है, ये 2 तरह के टरबाइन हैं, और मैंने जो आपको बताया वो दोनों इंक्लूडेड है, सारी हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ छोड़ा नहीं है। अब देखिए क्या होता है कि आपका टेंडम कंपाउंड यूनिट में क्या होता है कि इसमें टरबाइन और जनरेटर एक ही लाइन में होंगे। ठीक है, और एक ही शाफ्ट में कनेक्ट होंगे। पहला तो आपका ये है, दूसरा है आपका क्रॉस कंपाउंड अरेंजमेंट। ठीक है, ये 2 तरह के अरेंजमेंट आपके सिलेबस में है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि इसमें एक एचपी होता है, एक इंटरमीडिएट होता है, दोनों किस पे रोटेट करते हैं, 3600 आरपीएम में, और ये जो फ्रिक्वेंसी जनरेट करते हैं वो क्या करते हैं, 60 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी जनरेट करते हैं, जिसका यूज किया जाता है कहाँ पर, यूएस में। तो यूएस में जो हमें इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई मिलती है वो मिलती है हमें 60 हर्ट्ज पे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंपटीशन में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिए आप। ठीक है, और इंडिया में जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है 50 हर्ट्ज का। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो टरबाइनें जो रोटेट करती हैं वो मैंने आपको बताया 3000 आरपीएम पे यहाँ पर ये रोटेट करती हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर सबको? यस सर। ओके, Yes, sir. अब हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे टरबाइन का डेजिग्नेशन से आप कैसे इसको पहचानेंगे। ठीक है, अच्छा ये जो बीच वाला ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप देखिएगा, अगर आपको लगता है आपके सिलेबस में है तो आप मुझे बता दीजिएगा, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है,
हाँ, ये जो है ये मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको डेजिग्नेट किया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो एसएससी जेई की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या है कि पावर प्लांट की जो स्टीम टरबाइन होती हैं उनको डेजिग्नेट किया जाता है किससे? सबसे पहला सैफ्ट के ओरिएंटेशन से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ एलपी टरबाइन कितनी लगी हुई हैं। ठीक है, टरबाइन फ्लो पाथ, फिर उसके बाद आता है आपका लास्ट स्टेज ब्लेड लेंथ ऑफ एलपी टरबाइन। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके द्वारा जो है टरबाइन का डेजिग्नेशन किया जाता है। ठीक है, अब इस आधार पर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे अगर कहीं पर आपको ये लिखा दिखता है TC4F30 फॉर एग्जांपल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये इंडिकेट करता है आपका टेंडम कंपाउंड टरबाइन है ये। ठीक है, टेंडम कंपाउंड टरबाइन जिसमें डबल फ्लो या 4F एलपी टरबाइन लगी हुई है। ठीक है, जहां पर 4F लिखा है मतलब डबल फ्लो। ठीक है, डबल फ्लो का मतलब इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट, तो क्या हो गया? 4 फ्लो हो गया। इनपुट आउटपुट मतलब समझे ना? ये देखिए, ये आपका इधर से इनपुट इधर से आउटपुट। ठीक है, फिर इसके नेक्स्ट इनपुट उसके आगे आउटपुट, क्या होगा? ये 4 फ्लो हो गया। ठीक है, क्लियर है? और यस सर। हाँ, और जो साइज है 30 लिखा हो 30, तो 30 इंच क्या हो गया? 30 इंच हो गया आपके। सर ये डबल फ्लो एलपी टरबाइन मतलब जो वो डबल फ्लो वाला 2 लगा होगा ना, लो प्रेशर वाला। बिल्कुल 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 2 लगा होगा, बिल्कुल। ठीक है, और जो 30 का मतलब है कि जो लास्ट ब्लेड, जो आखिरी ब्लेड होगा उसका जो लेंथ होगा वो होगा आपका 30 इंच या 76 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? यस सर। अब हम लोग ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं आपका क्रॉस कंपाउंड। तो क्रॉस कंपाउंड में हमेशा लिखा होगा CC 2F23। इसका मतलब क्या है? क्रॉस कंपाउंड 2F का मतलब है आपका 1 डबल फ्लो। ठीक है, टरबाइन मतलब एक इनपुट एक आउटपुट, सिंगल एलपी टरबाइन सिंगल लगेगी। ठीक है, और जो साइज होगा ब्लेड का वो होगा आपका 23 इंच। लास्ट वाला जो ब्लेड होगा वो 23 इंच लंबा का होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे ये सबको रवि? यस सर। यस सर। ओके, तो यहाँ पर अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ये हमारा जो आखिरी था, है ना? तो पहले तो सबको थैंक यू, सब लोग अटेंड कर रहे हैं और टाइम से अटेंड